महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और किसी दूसरे मंत्री को सौंप देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को ही सीएम पद सौंप दे। हालांकि चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद अब आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है। विवाद में शिवसेना सांसद संजय राउत भी कूदे और सीधा कहा कि सीएम को लेकर बीजेपी ज्यादा परेशान ना हो। सीएम की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार को लेकर विवाद लगातार खड़े होते रहे हैं और इस बार मसला सीएम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उन्हें आदित्य ठाकरे को चार्ज दे देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल को उसके बाद शिवसेना ने जवाब दिया। संजय राउत ने बाकायदा ये कहा कि सीएम की तबीयत ठीक है और ज्यादा चंद्रकांत पाटिल को या फिर बीजेपी को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल. कमलेश सुतार सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, सीएम की तबीयत खराब है, लेकिन बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? देखिए, सीएम का ऑपरेशन हुआ था दिवाली के तुरंत बाद और बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री 1-2 हफ्ते के विश्राम के बाद वो तुरंत अपने काम पर लौट आएंगे। बट अब 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है उनके ऑपरेशन के बाद और इसको लेकर लगातार अटकलें उठ रही थी उनकी तबीयत को लेकर और कई सारे नेता सवाल उठा रहे थे। शीतकालीन सत्र है, बहुत अहम सत्र है। हालांकि नागपुर में होता है हर साल शीतकालीन सत्र, लेकिन इस बार चूंकि सीएम ठाकरे की तबीयत नासाज थी, इसलिए इस बार ये सेशन मुंबई में हो रहा है। अब बावजूद इसके अगर सीएम नहीं आएंगे तो ऑपोजिशन इस मुद्दे को लेकर राजनीति करेगी। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री आएंगे, इतने अहम बिल इस सदन में पास होने हैं, क्या उनमें मुख्यमंत्री प्रेजेंट रहेंगे, विशेषकर जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी प्रक्रिया को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पक्ष के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अपने तबीयत को ज्यादा वो तकलीफ ना दे और चार्ज किसी और को दे दे। अब इसमें भी बीजेपी की राजनीति है कि तीनों दलों में एक अविश्वास का वातावरण तैयार हो, फिर वो कांग्रेस को क्यों नहीं देते, एनसीपी की तरफ क्यों नहीं कुछ दिनों का पदभार देते, या फिर अगर वो भी नहीं उन्हें मंजूर तो उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे या फिर बेटे आदित्य ठाकरे को क्यों चार्ज नहीं देते। इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी ने हालांकि सवाल उठाया और इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री 1 दिन 2 दिन नहीं आते हैं तो शायद इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गर्मा सकती है। श्वेता, बिल्कुल कमलेश, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर क्या कुछ सियासी बयानबाजियां महाराष्ट्र में चल रही है, जरा वो सुन लेते हैं। अधिवेशन का अर्थ यही होता है कि सभागृह में मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, सभागृह में होने वाली चर्चा पर वो उत्तर दे, संबंधित मंत्री यदि कम पड़ता है तो उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए कि नहीं, ये मंत्री जो कह रहे हैं उसमें मैं थोड़ी पुष्टि जोड़ता हूँ। तो इसके लिए 2 साल में कभी भी मुख्यमंत्री इसके लिए सदन में उपस्थित नहीं रहे। आते हैं, कुछ मिनट बैठते हैं, जाते हैं। इसलिए अभी टोटल नहीं रहेंगे, इसके पहले भी बहुत कम समय रहते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये उनका स्वभाव भी नहीं है, उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही है, उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। अभी मेरी उद्धव जी से बात चल रही थी यही विषय पर। कौन है चंद्रकांत पाटिल? भाई ये फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं सर। कल अमित शाह जी गए पुणे में, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रोल की बात कर रहे थे। देखो, हमारे प्रधानमंत्री एकदम स्वस्थ है, हमारे भाषा में टनाटन है। कितने बार आ गए पार्लियामेंट में, घूम रहे हैं ना वहाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एकदम स्वस्थ है, राज्य का कारभार ठीक से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये चंद्रकांत पाटिल जी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, हम काफी है।
रश्मि ठाकरे को सीएम पद का चार्ज देने के बाद? लेकिन ऐसा है कि सीएम का चार्ज देने के पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेनी होती है। तो पहली तो रश्मि भाभी ने मंत्री की शपथ लेनी पड़ेगी। आपको मुझे चार्ज नहीं दे सकते। तो मंत्री जो है मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ लिए उनमें से किसी को चार्ज दे सकते। तो वे आदित्य जी ने ली है, अभी उनको तेजस ठाकरे को देनी है, रश्मि भाभी को देनी है। तो पहले तो उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। तो ये जनतंत्र की भद्दी मजाक है। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में बिना गियर की और बिना ड्राइवर की गाड़ी का रिसर्च हुआ है, इन्वेंशन हुआ है। ये महाराष्ट्र ने पहले विश्व के 160 देशों में डेमोक्रेसी है। ये हमारी महाराष्ट्र की डेमोक्रेसी ने एक नया शोध लगाया है कि बिना अध्यक्ष की विधानसभा चल सकती है और बिना मुख्यमंत्री की विधानसभा चल सकती है। बड़ी गंभीर बात है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, सारी चीजों को देखकर ये जानना जरूरी हो जाता है कि दरअसल बीजेपी का आगे गेम प्लान क्या है, क्या सोच रही है बीजेपी? देखिए, दो मुद्दे शायद यहां पर लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाहती है। एक मुद्दा, तीनों पक्षों में एक तरह का विश्वास निर्माण हो। तीनों पार्टियों की सरकार है, लगातार इन्हें 3 पहियों वाली सरकार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। तो आखिर अगर मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है तो फिर वो चार्ज एनसीपी को, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है उनको क्यों नहीं देते, या फिर कांग्रेस को क्यों नहीं देते, या फिर अपने ही पार्टी के किसी और नेता को क्यों नहीं देते। इसको लेकर अगर बयानबाजी होती तो जाहिर सी बातें चर्चा होती है और उस मुद्दे को लेकर आपस में एक असमंजस का वातावरण हो सकता है। शायद ये एक राजनीतिक यहाँ पे उनकी खेला हो सकता है कि इसको लेकर कुछ असमंजस का वातावरण किया जा सके। दूसरा, सदन है, 5 दिन के लिए चलने वाला है, शीतकालीन सत्र का जो अवधि है वो कम कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर अगर राजनीति की जाए तो जिन बिलों को सरकार यहाँ पर पास करना चाहती है, जिस तरह के कानून बनाना चाहती है, उसको अगर विरोध करना है तो इन मुद्दों को पहले उठाया जाए ताकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट किया जाए। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार, शुरुआती दिनों में पूरी एमवीए रडार पर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बीजेपी के रडार पर है। अमित शाह पिछले हफ्ते आए थे महाराष्ट्र में, पूरी खबर पर आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आपको बता दें कि हंगामे से शुरू होकर हंगामे पर खत्म हुआ संसद का शीत सत्र। एक दिन पहले ही लोकसभा राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि लखीमपुर को लेकर विपक्ष का आक्रोश और नारेबाजी आज भी जारी रही। जलवायु परिवर्तन के संबंध में कुल 99 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। 20 विषय को आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम। और हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की है समाजवादी सांसद जया बच्चन से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जी हैं, ये उनसे बात करते हैं। जया जी, विंटर सेशन में बहुत कुछ हुआ, आपने शराब भी दिया और निलंबित भी हुए सांसद जो पीछे यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या याद रहेगा आपको शीतकालीन सत्र से? कह रहे जनता का पैसा आप विपक्ष बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी दिन मैंने अपनी बायोग्राफी लिखी तो आई विल टर्म दीज लास्ट 4 years and 5 years as the black years of parliamentary functioning. यानी कि इतने बुरे दिन तो शायद इतने सालों में, 70 साल से ऊपर हो गए इन लोग, पता नहीं क्या क्या महाउत्सव मना रहे हैं, मगर पार्लियामेंट में इस तरह से आज तक कभी नहीं। और आप मुझसे नहीं, पार्लियामेंट में जो छोटे छोटे काम करते हैं उन लोगों से भी पूछ लीजिए जो यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। आरोप ये भी लगा। और देखिए कल जो हुआ, डेरिक ने वो किताब तो नहीं फेंकी, उसके हाथ से स्लिप हो गया। डेरिक की आदत है वो ऐसा टेबल पे ठोकता है, उसने ऐसा ठोका वो स्लिप होके नीचे गिर गया। उसके ऊपर आपने उसको डिसमिस कर दिया। यानी कि आप मनमानी कर रहे हैं जो आपके मन में है। सिर्फ फर्क यह है कि उनके पास ताकत है, हम लोगों के पास हिम्मत है। तो देखते हैं ताकत और हिम्मत की लड़ाई आगे क्या फल रही। ये कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नदारद रहे, संसद नहीं आए, लगातार विपक्ष कह रहे संसद की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अभी जो है संसद की प्रक्रिया जो ये है कि 12 सांसद 1 महीने बाहर रहे, उनके लिए ठीक है। बगैर अपोजिशन के सपोर्ट के उन्होंने सारे बिल्स पास कर लिए, ये उनके लिए ठीक है। और पक्ष और विपक्ष किस तरह से आपस में इस बीच टकराता रहा है, बयानबाजियां किस तरह से होती रही हैं, आपको सुनवाते हैं। कुछ उसमें इश्यू है तो चर्चा करना चाहिए। शोर शराबा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? ये तो मुझे इतना ही लग रहा है, ये
2019 में जो मैंडेट प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिला है, ये अभी भी पच नहीं पा रहे हैं। दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। हर बार हम वेल में आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, ये क्या तरीका है? और लीडर ऑफ द हाउस ऐसे करते हैं। कानून के तहत सदन को चलाना नहीं चाहते और हर एक को सस्पेंड करके आप अपनी बात को या अपने बिल को पास करवा लेने चाहते हैं। तो ये ऐसी पहली दफा हुआ है जो मेंबर्स को इतने दिन बाहर रख के वो अपने सभी बिल पास कर लिए और छोटी छोटी बातों को भी वहां पर रेज करने नहीं दिया। जो बड़े बड़े इश्यूज थे, इन्फ्लेशन के जैसे, पेगासस के जैसे, चाइना इश्यू जैसे, इसको सब वो नहीं चाहते थे कि उसको फेस करना। इसमें चर्चा नहीं हुई, BSc 16 दिसंबर की इसमें चर्चा हुई। उसके बाद जो आप कह रहे हो कि 24 आवर्स चाहिए हमें ऑब्जेक्शन रेज करने, तो ये बिल सर्कुलेट हो गया। ऑब्जेक्शन उन्होंने बना रखे थे। ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं इंट्रोडक्शन के समय 72 के तहत, तो सबने सब अपोजिशन पार्टी ने 72 1 के तहत, 2 के तहत और 1 के तहत ऑब्जेक्शन रेज किए। कैसे रेज किए उन्होंने नहीं पता। बिकॉज दे मर्डर डेमोक्रेसी एवरी डे, so they are stuffing it in the stomach. They are killing democracy. They should do a body check before they come in, because every day they are murdering. किताब से चोट लग जाती है, उसमें लिखा था सर। राज्यसभा कह रही है कि क्योंकि किताब फेंकी चोट लग सकती थी, इस तरह का दलील दे। फार्मर बिल में क्या हुआ, हम लोग को सस्पेंड हुआ, उसके बाद क्या किया, ये लोग बिल रिपील किया। हाँ किया ना, कौन किया रिपील? मोदी शाह ने किया। अब ये बिल भी रिपील करेगा, देखो ना 1 साल में क्या होगा। आपको बता दें कि पूरा सत्र जैसे हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार कुछ बिलों को पास कराने और पेश करने में कामयाब रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष की मांग को लेकर जो नियम है उसके तहत ही फैसले दिए गए। कई विधेयकों पर व्यापक चर्चा भी हुई है और कई विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। मेरा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर चर्चा हो। माननीय सदस्यों ने जनता को चुनकर यहां पर इसलिए भेजा है कि वो एक चर्चा संवाद का एक अच्छा वातावरण बनाए। फिर प्रयास करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि संसद में हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि किसी विषय पर सहमति असहमति तो हो, लेकिन वो संसद में ही चर्चा संवाद से हो। हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले, ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने, यहां पर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है। कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता। ओमिक्रॉन के खतरे और केंद्र के अलर्ट को देखते हुए राज्य भी एक्शन मोड में आ गए हैं। कर्नाटक ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु ने भी नए साल पर किसी भी बीच पर जाने से पाबंदी लगा दी है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी सख्ती देखने को मिल सकती है। घातक हो या ना हो, लेकिन ये अब तय हो गया है कि ओमिक्रॉन कोरोना की तीसरी लहर लाएगा। दुनिया के कई देशों में इसका खतरनाक आगाज हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि ओमिक्रॉन को लेकर हम कितने तैयार हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि विदेशों से आने वालों की वजह से ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसमें विदेशी उड़ानों पर रोक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली के उदाहरण से समझिए कि सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए उनके मुताबिक ओमिक्रॉन के 22 मामले विदेशों से आने वालों में मिले। इनमें भी दुबई कनेक्शन ज्यादा मिला। यहां से आए 10 लोगों को ओमिक्रॉन था। 4 ब्रिटेन से आए थे, जहां ओमिक्रॉन फैला हुआ है।
विदेश से आने वाले लोगों को लेकर देश सतर्क है। हर आने वाले मुसाफिर की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर खास टीम को तैनात किया गया है। देश के 6 एयरपोर्ट पर यह व्यवस्था भी कर दी गई कि आने से पहले कोविड के RT-PCR टेस्ट के स्लॉट की बुकिंग जरूरी है। सरकार ने अपने स्तर पर राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्य भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। राज्यों के सख्त फैसलों का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक ने फैसला किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हर पार्टी पर बैन रहेगा। नए साल के सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता से खुलेंगे, लेकिन इनमें नए साल का जश्न नहीं होगा। दिल्ली ने भी कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बार रेस्टोरेंट में सीमित तादाद में ही लोग जाएंगे। सामूहिक जश्न कार्यक्रम पर भी रोक है। हर संक्रमित की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। मुंबई ने भी लोगों से कहा है कि क्रिसमस और नए साल पर जश्न से बचें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर खास दस्ते तैनात किए गए हैं। कोलकाता में रात के मूवमेंट पर लगे प्रतिबंध 15 जनवरी तक बढ़ गए हैं। कुछ दूसरे राज्य भी सख्त फैसले कर रहे हैं। मसलन तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने सभी बीच पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जश्न पर रोक लगा दी है। इस दौरान बीच पर जाना बैन रहेगा। सरकार अपने स्तर पर जागरूकता ला रही है, लेकिन एक्सपर्ट ओमिक्रॉन से बचने के एक और रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये रास्ता है बूस्टर डोज का, जिस पर जोर दिया जा रहा है। फर्म रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस नहीं कही जा सकती, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अब ज्यादा से ज्यादा ये बिलीव कर रही है कि 3rd डोज लगनी चाहिए और 3rd डोज से प्रोटेक्शन बेटर होगी। सो इंडिया के लिए हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है कि जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली उनको वैक्सीन लगनी चाहिए फर्स्ट 2 डोजेज। ये सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 है कि जो रिस्क फैक्टर वाली एज, जैसे एज ग्रुप है मोर देन 65 या जिनको मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको आई थिंक एज अ प्रायोरिटी 3rd डोज लगना बहुत जरूरी है। और फिर हमें अपने बच्चों को जो 18 साल से कम जो भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए भी वैक्सीनेशन कंसिडर करना चाहिए। सरकार के प्रतिबंध और सख्ती अपनी जगह हैं, लेकिन क्या जनता ओमिक्रॉन को लेकर संभली हुई है? क्या उसे इस खतरनाक रफ्तार वाले वेरिएंट से बचने की कोई फिक्र है? इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लोग नए साल की तैयारी कर रहे हैं। हर जगह भीड़ दिख रही है। पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़ कोरोना के खतरे को हंसी में उड़ा रही है। न 2 गज की दूरी है, न ही मास्क की फिक्र। इंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आगे एंजॉय करना था इसलिए हमने उतारा है। जरूरी इस टाइम पे हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहे हैं। तो सरकार के डकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी। ये चीज तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए सब लोग जेब में रख के। लगता है लोगों ने दूसरी लहर के सबक को भुला दिया है और यही बेपरवाही भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में खासकर यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन कहर बनकर टूट रहा है। ब्रिटेन में इसके 60,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। अमेरिका भी ओमिक्रॉन से करा रहा है। WHO ने चेताया है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो कल शोक का वक्त होगा। महज कुछ हफ्ते का वक्त और ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार ऐसी कि इसने दुनिया के 106 देशों में दस्तक दे दी। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक ओमिक्रॉन से दहले हुए हैं। पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन ने कहर बरपा रखा है। WHO लगातार बढ़ते खतरे को लेकर चेता रहा है। सबसे ज्यादा हालात ब्रिटेन में खराब हैं। अनुमान है कि यहां अभी 919 लोग हर रोज भर्ती हो रहे हैं, लेकिन 7 जनवरी को ये तादाद 1279 हो जाएगी। अभी हर रोज 112 मौतें हो रही हैं, लेकिन ये तादाद बढ़कर 137 हो सकती है। अमेरिका के हालात भी खराब हैं। यहाँ हर हफ्ते अभी 9,78,000 केस आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ये रफ्तार बढ़ेगी। ये बढ़कर 13 लाख तक जा सकती है। अभी अमेरिका में करीब 8,000 लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है, लेकिन ये तादाद 18,400 तक जा सकती है। हर हफ्ते करीब 8,500 मौतें अमेरिका में हो रही हैं।
लेकिन ये तादाद 15,000 को पार कर सकती है। WHO के मुताबिक दुनिया के 106 देशों तक ये वेरिएंट फैल चुका है। सिर्फ ब्रिटेन की बात करें तो आंकड़े डरा रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के नए केस की तादाद 15,363 रही और कुल केस 60,000 को पार कर गए। यही वजह है कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस को चेतावनी देनी पड़ी है कि अभी अगर जश्न में डूबे तो आगे शोक का सामना करना पड़ सकता है। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. The fastest way to do this is for all of us, leaders and individuals, to make the difficult decisions that must be made to protect ourselves and others. In some cases, that will mean cancelling or delaying events, just as we have had to cancel the reception we planned to have with you today. But an event cancelled is better than a life cancelled. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. अमेरिका में जो बाइडेन ने तो लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा करके आप अपनी राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं। दुनिया के तमाम देश खतरे को देखते हुए तैयार हो रहे हैं। इजराइल ने 60 साल से ज्यादा वालों के लिए वैक्सीन की चौथी डोज का ऐलान कर दिया है। दुनिया खतरे को देखते हुए लगातार रणनीति बदल रही है और ओमिक्रॉन से बचने के लिए ये जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। हरीश रावत ने कहा है कि संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें, हरीश रावत ने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि आने वाले साल में कुछ संकेत उन्होंने दिए हैं। नए संकेत वो हो सकते हैं। अब वो किस तरह के संकेत है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़ी बात, उत्तराखंड चुनाव एक तो मुहाने पर है, विधानसभा चुनाव यहां पर आने वाले हैं और ऐसे में हरीश रावत का ये बयान अपने आप में काफी मायने रखता है। हरीश रावत ने नए सियासी गठबंधन के संकेत भी दिए हैं। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नए सियासी संकेत देने के साथ ही साथ हरीश रावत ने यह भी कहा है कि संगठन जो है वो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। ये भी बात हरीश रावत ने कही। तो इन बातों से कई मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जितना काम करना चाहिए था उस हिसाब से उसने काम नहीं किया है। आपके बिना काम कैसे चलेगा? धन्यवाद। तो हरीश रावत साफ तौर पर बोलते हुए नए सियासी संकेत भी दिया है हरीश रावत ने और साथ ही साथ कहा है कि संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत ने ये भी बात कही है। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस बीच ये बड़ी खबर।